बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे ही हमारी कोशिश होती है बात करें, और जो पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसके बाद IMF के $3 अरब क्या इस क्राइसिस से हमें निकाल सकेंगे। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब रोज़गार भी देंगे, अब ज़रूरी मामलात में भी इस्लाहात करेंगे, अब ये जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म होंगे और डॉलर भी अपनी जगह पर आएगा और कमी भी हमें नज़र आ रही है। तो क्या ये बेहतरी होगा? उसके बाद इंटरनेशनल सर्वे के जो इदारे हैं, जिस तरह मूडीज़ ये कह रहा है कि 1 अरब की किस्त तो मिल जाएगी, अभी 2 और किस्तें बाकी हैं और ये 9 महीने का प्रोग्राम है, ये कंप्लीट होता हुआ मूडीज़ को तो नज़र नहीं आ रहा सर। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में इलेक्शन की लेट सपोज अगर तारीख दे दी जाती है तो मुमकिन तौर पे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर हमारी कोशिश होती है लास्ट में हम कराची पे बात करें, कराची की क्योंकि ये मुआशी शहरग है और इसमें भी अभी तक जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है या जो कारोबारी हजरात हैं उनको हिरासमेंट का सिलसिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज एक स्टोरी है कि SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों जो जायज़ तजावुज़ात हैं उनको भी गिरा रहा है। नाजायज़ तो आप गिराते ही हो, लेकिन अब जायज़ भी आप गिराते हैं और लोगों को हिरासा करते हैं, आप लोग थ्रेट करते हैं, आपके अफसरान उसमें मुलविस हैं। वो कौन काली भेड़ है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखें, आप हुकूमत को डिफेंड करेंगे। PMLN के आप सीनियर रहनुमा सैयद निसार शाह, बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप माहिर इकनॉमिक्स हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की इकनॉमी से लेके इंटरनेशनल उमूर पर, आपका बड़ा अच्छा आपकी अच्छी ग्रिप है और मारूफ बिजनेसमैन इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप CEO हैं सेविंग होम के। बहुत शुक्रिया सर अडवाणी साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ PTI की आप नुमाइंदगी करेंगे, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ नौजवान बिजनेसमैन वकार अकमल भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वकार, आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा हुकूमत को हम ज़रा आड़े हाथों ले लेते हैं। हुकूमत चूँकि आपकी है शाह साहब, कई अदवार हमने देखे, आज मेरी 33 साल उम्र है और मैं तब से सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान बड़े सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, बड़े मुश्किल वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सब पीछे वाले कर गए। और 90s से लेके आप आज 2023 तक हुक्मरान आप हैं, तो आपका कौम गिरेबान पकड़े कि आज कौम को 2 वक्त की रोटी नहीं है, आज कौम को बिजली नहीं है, गैस नहीं है। IMF आज तक हमारे सर पे जूते मार रहा है। IMF के बगैर हमारी मईशत नहीं चल पाती। आगे भी जो मुआशी उमूर पे तजिया रखते हैं वो कह रहे हैं आगे भी इसी के सहारे हमने ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो फिर क्या दिया आप लोगों ने इस कौम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी साजिद भाई आपका। देखें, बात यह है कि आपने बड़ी लंबी तमीज़ बांधी के 90 से ये हुकूमत है और इस तरीके से आपने बात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 90 या 93 या आगे जो दौर देखें, टोटली 26 माह की एक हुकूमत मिली, 28 महीने की एक हुकूमत मिली और इस तरीके से 3.5 साल 4 साल आप लोगों के करतूत हो गए ना सर, आप लोग नहीं संभाल पाए होंगे ना सर, आप लोगों की ही वजह से आप लोग जो हुकूमत की बात की, तो करते हैं, हुकूमत का मैं जमहूरी लोग बताएं ना, तामुल करें, मैं आपको बताएं, समझाता। अब देखें, हमने जब भी पाकिस्तान की बागडोर संभाली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने, ये मुल्क जिस हालात में भी था लेकिन उससे बेहतर हालात में इनसे लिया गया। और क्यों लिया गया? अब आप देखें ना, आपने देखा कि इस मुल्क में डाकू राज था, इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, उसको किस तरीके से ख़त्म करने में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने खदमात और अपनी पार्टी की जितने भी काम था वो अमन अमान के लिए दिया। सिंध में आप बता रहे हैं ना कि सिंध में आप देखें ना कि डाकू राज था, उस पर कितना काम किया, उसको तो दुश्मन भी मानेगा। कराची के अंदर नहीं, मतलब वो उस टाइम पे जितना था, जिस हालात में था, उसको जिस तरह ऑपरेशन किया, उसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उसके बाद आप देखें ना, हमने एटमी धमाका किया। एटमी धमाका आप क्या समझते हैं कि एटमी धमाका करने के लिए आपका सारे ममालिक से आपकी ताल्लुकात ख़त्म हो गए, आप पे पाबंदियाँ लग गई, तो ये किसने किया? ये मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। आप पाकिस्तान के एक इस्लामी मुल्क के एक एटम मुल्क हो, आपने दुनिया को दिखाया
देखिए मैं ये समझता हूँ कि बिजली का बोरान था। अगर आप बिजली का हाँ, बोरान नहीं, देखें, है। नहीं अभी आप ये भी देखें, कहें कि है, आज भी हम नहीं 12 कर से पाए। 12,000 मेगावाट बिजली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाई। मोटरवे 2200 किलोमीटर मोटरवे आपको बना के दी। पाकिस्तान में ग्रीन बस के नाम से, येलो बस के वो ग्रीन बस हो गए। हमारे पंजाब में आपके बड़े बड़े मतलब उन्होंने बसें चलाई हैं और आपको बड़ा मतलब उन्होंने दिया। आप देखिए क्योंकि अवामी अभी नुमाइंदे हैं शाह अवामी साहब, अवामी नुमाइंदे नुमाइंदे हैं बताओ। आप तंदूर वाले के पास जाते होंगे, 25 से 30 रुपए की रोटी है सर। देखिए ये 2 रुपए की रोटी थी। ये महंगाई हमें वर्षे में दूध मिली। हमें 220 ये 30 वर्षे रुपए में किलो मिल रहा है सर। ये वर्षे में मिली जब आपकी हुकूमत, पिछली हुकूमत थी। आप उनको देखे वो क्या एंजॉय कर रहे थे। बनीगाला से हेलीकॉप्टर में पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर में बनीगाला, इनका वो कहता है इतनी दौड़ थी, बस हेलीकॉप्टर में जाते थे, हेलीकॉप्टर में आते थे और एक कमरे से निकल के बाहर सारे वजीर बिठाए हुए थे। अभी भी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के लोग कह रहे हैं, आखिरी सवाल ले ले, आखिरी सवाल ले ले, फिर आगे बढ़ दो। उसके बाद शाह साहब आखिरी सवाल ले ले, मेरा सवाल ले ले, प्लीज सवाल ले ले। अभी भी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह में इतनी जुर्रत कहाँ, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर और उन्हीं से सब डिक्टेशन लेते हैं, ये खुद हैं कहाँ, ये खुद तो पपेट है। अल्हम्दुलिल्लाह राना सनाउल्लाह वो आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी है जिनके लिए बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से किडनैप किया गया, उनको किस तरीके से तो 1.5 साल में वो खाने में गिरफ्तार तक नहीं रखे कर पाए। गए। उस वक्त की पहले की बात बता रहा हूँ। अभी वो कब से आस्तीन ऐसे चढ़ाते? पीटीआई ने जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देने वाले ने, अफरीदी साहब ने किस तरीके से उन पे फांसी घाट में रखा, उन पे मतलब इतनी आप बताएं हेरोइन रखी यार कुछ। वो आप सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं, वो शेर है, वो हकीम सनाउल्लाह। अब इनको दवाइयां दे रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, इलाज ठीक हो आगे रहा है। आपका पॉइंट मैं दूसरे से जरा अपने मेहमानों को, सर पहले अडवाणी साहब मैं जरा चाहूँगा, मूडीज कह रहा है कि ये 9 महीने का प्रोग्राम है IMF का, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल करने में के लिए कई दोस्त ममालिक से अभी आपको रकम दरकार है, फिर जाके आप इन क्राइसिस से निकल पाओगे। सही कह रहा है मूडीज? नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी काफ़ी क्राइसिस में है और जो प्रोग्राम हमको जो मिला है ये तो वक्ती मिला है 9 महीने के लिए और इसके बाद भी मुझे लगता है एक और प्रोग्राम में हमको IMF के जाना पड़ेगा। इससे पहले प्रॉब्लम काफ़ी हैं लेकिन अभी जो मौका मिला है इसको किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है ये डिपेंड करता है आज की गवर्नमेंट के ऊपर। अभी हमको ये करना पड़ेगा कि जो हमको सबसे पहले तो ट्रेड को हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर पड़ोसी मुल्क से हमको ट्रेड चालू रखनी पड़ेगी, यहाँ तक कि अगर इंडिया से भी ट्रेड करनी पड़े हमको करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड के जरिए ही काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। महंगाई को कंट्रोल करना है, आपको पड़ोसी मुल्कों से ट्रेड करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है कि हमको फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आने चाहिए। जब तक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे पाकिस्तान की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। अब फॉरेन इन्वेस्टर इसी सूरत में आएंगे जो उन्होंने हाल में एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि 1 विंडो। अब 1 विंडो पे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट अब कर पाती है कि नहीं, बात तो करती ना। अब इनका इम्तिहान ये है कि वो 1 विंडो वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे कि जितने भी इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 विंडो पॉलिसी हो और बाद में जो भी गवर्नमेंट है 15 साल तक 20 साल तक एक ही पॉलिसी हो, चेंज नहीं हो। क्योंकि इन्वेस्टर को जो भी दुनिया से इन्वेस्टर आता है उनको यही कंप्लेन है, एक तो हम लोग धक्के इतने खाने पड़ते हैं जिसकी वजह से काम नहीं कर पाते और दूसरा ये है कि पॉलिसी दूसरी गवर्नमेंट आके चेंज कर देती है। हमको कंटिन्यू पॉलिसी रखनी इस पड़ेगी। वक्त मुतमईन हैं आप PMLN और PDM की इस हुकूमत से? आप कितने सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपका कितने % है? 100% है, 50% है कि यार ये 1.5 साल 1.25 साल में इन्होंने क्या दिया है हमें? देखिए, मुतमईन होना पड़ेगा और नहीं मुतमईन है तो उसकी वजह भी मैं बताऊं कि इनकी बातों में जो ये बात कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने कहा था कि वी हैव एक्सपीरियंस। देखें, आप अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो इसाक डार साहब, मुझे तो समझ में नहीं आती इतना मीडिया में आते क्यों हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को इतना मीडिया में आना भी नहीं चाहिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर वक्त हाइपर रहते हैं, थोड़ी बात में तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो जब आप सोचें कि फाइनेंस मिनिस्टर की एक एक बात को वर्ल्ड बैंक, IMF दुनिया देखती है, आपकी बातों से डिपेंड करते हैं कि क्या होने वाला है, सोचे समझे बगैर बोल देते हैं। मेरी राय ये है कि
शहबाज शरीफ को चाहिए इनको मीडिया में कम आने दें, और अगर आने दें तो इनको बोल बीपी की गोली खा के भेजा नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इसाक जिसको अच्छा नहीं लगता वो पीएमएलएन छोड़ दे। नहीं तो मैं तो पीएमएन में नहीं हूँ ना, मुझे तो छोड़ने ना छोड़ने वाली बात नहीं है, मैं तो वो कहूंगा ना नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें की जाती है इस तरह की फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते। फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल ठंडा दिमाग रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। अभी किसी मीडिया वाले ने सवाल किया तो उनको मारने चले गए थे, आपके सामने की बात है, मार दिया था। ये फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह करेंगे तो इसकी इमेज डैमेज होगी, कौन हम पे बिलीव करेगा, कौन आपके साथ, कौन सी दुनिया की कौन सी ऐसी IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, ऐसे में क्यों आप ऐसे बंदे के साथ वो बैठेंगे जिनका ये बिहेवियर देखेंगे। अब हर कहीं भी आप इनसे 2 सवाल करें, तीसरे सवाल में ये हाइपर हो जाते हैं। तो ये चीजें जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो आप सीरियस नजर नहीं आओगे जब, तो कोई भी आपसे बात करने में। आखिरी सवाल आपसे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि DG ISPR मतलब सबकी इज्जत है, सांझी है, सबकी इज्जत एक जैसी है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्यों, जबकि DG ISPR ने कहा है कि सियासी लोग बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं, मुज़ाकरात करें, और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जाएं आप सियासी जत्थे जितने भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठें। हमारे पास क्यों आ रहे हैं भाई, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया नहीं है। देखिए उनकी सोच ये है कि जिस तरह मेरी गवर्नमेंट को चलाया गया, जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया गया, वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ना तो मैं वज़ीर आज़म बन सकता था और ना मैं हुकूमत चला सकता था। उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी एजेंसी उनको अरेंज करके देती थी, यानी कोई इत्यादि नाराज़ हो जाए या कुछ, तो अभी तक उनको दिमाग में यही है कि मैं इनके बगैर नहीं चल सकता। इसी वजह से इनकी सोच ये है कि बस इस्टेब्लिशमेंट मुझसे मुज़ाकरात करे। अब आप ये सियासतदानों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, अहमियत ही नहीं देते, और जब तक आप अपनी एक तरह से बिरादरी हो गई ना सियासतदानों की, अब आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, ऐसा हाल कर दिया कि सियासतदान सब आपसे खौफजदा हैं। आज आप सियासतदानों की जो कवर इनको मिल सकता था, अगर ये असेंबली में बैठते और सब सियासतदानों से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं तो आज इनको ये प्रॉब्लम देखनी ही नहीं पड़ती। इनको प्रॉब्लम ये देखनी इसलिए पड़ गई है कि आज इनके साथ कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात सियासतदानों को जितनी गालियां देते हैं तो कौन सियासतदान इनके साथ खड़ा होगा। इनको हर सियासी पार्टी चोर डाकू नजर आ रही है। आज ये अकेले हैं तो इनके तकब्बुर की वजह से हैं, अगर तकब्बुर इतना ना होता तो इतनी इनको वो नहीं होती। और दूसरी भी एक बात बताता चलो, ये जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं ना, तो सब लोग ऐसे नहीं है जो जेल से डरते हों। अच्छा, लोग जेल काटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनको ये है कि इनके साथ आप कितनी भी वफा कर लें, खान साहब के साथ, हाँ, ये आपके नहीं होंगे। ये इनकी हिस्ट्री चल रही है, इनकी वफा नहीं होगी, ये काम निकाल के बंदे को भूल जाते हैं। आपको मैं कितनी एग्जांपल दे दूं, बस एक आपको सबसे बड़ी एग्जांपल यही दे दूं मैं, KPK का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने पहले इलेक्शन जो जीता इन्होंने KPK का, तो परवेज खट्टर को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। KPK का रिकॉर्ड है कि जो पहली गवर्नमेंट होती है दूसरा इलेक्शन वो गवर्नमेंट हार जाती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वही गवर्नमेंट PTI की दोबारा जीती। तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस जो भी आपने दी है वो बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दी तभी आप जीते हैं। तो इन्होंने दूसरी बार परवेज खट्टर को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, इनको चाहिए था हुकूम का गुलाम, और इन्होंने हुकूम के गुलाम को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये वो चीजें हैं जो आज इनको सामने आ रही हैं कि इन सबको पता है, इनके PTI के जितने भी लोग हैं सेक्रीफाई देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पता है कि भाई खान साहब में वफा नहीं है, हमको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से ये अलग होते जा रहे हैं, और अभी तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है इनसे भी इससे भी बुरा हाल होगा। ना करें सर, चले आगे बढ़ते हैं। शरीफ से साहब, कासिम के अब्बू के लिए बहुत बातें की जा रही हैं इस वक्त, लेकिन अभी आपने सुना कि ईद के बाद पकड़ धकड़ और मज़ीद गिरफ्तारी होंगी, मज़ीद ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे हम जा रहे हैं सर। तो पहले तो मैं आपको इनकी बातों का जवाब दे दूं, जो ये कह रहे हैं हमने मोटरवे बनाया, हमने ऑरेंज ट्रेन बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। पाकिस्तानी कौम के 115 अरब डॉलर की इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और मईशत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। आज भी ऑरेंज ट्रेन नुकसान में जा रही है, आज भी मोटरवे से हमें टूल टैक्सी मद में क्या पैसे मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे। मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन वो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किरायों की मद में ही बन जाने चाहिए, टूल टैक्स की मद में ही बन जाने चाहिए थे। वो उनके बनाने की वजह अपनी करप्शन करने के लिए उन्होंने 115 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बेड़ा गर्क कर दिया। आप हिसाब कर ले, इनके मंसूबे में पाकिस्तान को जितना नुकसान नवाज शरीफ के अदवार में हुआ उतना आज तक किसी के दौर में नहीं हुआ। हमने जनरल ज़िया का दौर देखा, वहाँ पे वो इसलिए चलते रहे कि वो पाकिस्तानी फौजियों को और पाकिस्तानी अवाम को मरवा कर और डॉलर वसूल करके चलते रहे। इसके बाद मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी यही काम किया, डॉलर लेके लोगों को बेचा, लोगों को मरवाया,
और ये काम करते रहे। बाकी जो सियासी गवर्नमेंट है वो उन्होंने इस तरीके से कर्जे ले लेके करप्शन किए और मुल्क का खाना खराब किया। और एक आप अच्छे आए थे। कोई पूछने वाला नहीं है। एक आपका दौर बहुत अच्छा था। हमारा दौर, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत मिसाली दौर था, बहुत अच्छा दौर था, मगर मैंने आपको इसका हिसाब समझाया था। वो इनसे लाख दर्जा बेहतर था। अच्छा, इनसे लाख दर्जा बेहतर था, जिसके अंदर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत से काम हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि अभी अडवाणी साहब ने कहा कि तकब्बुर आप लोगों को ले डूबा, आज आप मुज़ाकरात के लिए तरस रहे हैं, कोई देखिए करने सर, को तैयार नहीं है। तकब्बुर जो है वो अल्लाह को सब नापसंद है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि खान साहब में तकब्बुर है, ये कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। ये इल्जाम लगा रहे, हम तो नहीं लगा, हम तो नहीं कह, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल और नॉर्मल इंसान की तरह मिलते हैं सबसे और नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं। अगर मैं तकब्बुर होता, गुरूर होता, तो क्या ये वर्ल्ड कप बगैर तकब्बुर से आ गया? तकब्बुर क्या नहीं, शौकत खानम हॉस्टल तकब्बुर से बन गया? बहुत अच्छी बात। क्या निमल यूनिवर्सिटी तकब्बुर से बन गई? क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा यहाँ पे यूनिवर्सिटी को दिया गया, वो उन्होंने अपने डिमांड रखी थी एज ए वाइस चांसलर वहाँ बनने के लिए कि भाई मैं वाइस चांसलर आपका उस वक्त बनूंगा जब आप मेरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर डिग्री देंगे। बहुत खूबसूरत बात की। मैं जरा ले लूँ ना सर, बयान वापस ले सर। तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर इतना है कि आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसको इतना तकब्बुर रहा हो। मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये तकब्बुर नहीं है कि जो आपके साथ सियासतदान हैं उनके बारे में आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करो, चोर डाकू, और फिर वो जब आपके साथ आ जाए तो वो हाजी हो गया, तो फिर आपका प्रिंसिपल स्टैंड कहाँ गया? परवेज इलाही हो गया, फवाद चौधरी हो गया, बाबर एवान हो गया, जो इनको सब छोड़ के भाग रहे हैं। वो कौन थे सब? उनके ऊपर कितने करप्शन के केस थे? आप ये चोर है, एक सेकंड, ये चोर है, 2 दिन बाद वो आपकी पार्टी में आ गया, ये अच्छा आदमी है। और फिर किसी सियासतदान को इंसान का बच्चा नहीं समझना। सब उनको भी वोट मिले भाई, जिस वोट के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर बने हो उनको भी इतने ही वोट मिले, बस कुछ कम मिले तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। जहांगीर तरीन की मदद के बगैर ये लोग ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं किया। उसका पैसा इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, उसके जहाज इस्तेमाल किया, उसने इतनी दौलत यूज की, सब कुछ हो गया, प्राइम मिनिस्टर बने, उठाकर फेंक दिया। अलीम खान को उठाकर फेंक दिया जब चीनी स्कैंडल आया, जब चीनी स्कैंडल में ये इन्वॉल्व हुए, चीनी की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हुए, सब बात पूरी कर रहे हैं, उस वक्त जाके वो दूर हुए, ऐसे नहीं हुए। इससे पहले ही बात इसको आप एक्सेप्ट करें कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया सर, इस बात को आप कबूल करें कि ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जब स्कैंडल बना तो उस स्कैंडल की हिमायत नहीं की उन्होंने कि मेरा बंदा छोड़ो, उसके ऊपर हाथ नहीं डालो, उन्होंने ये नहीं किया जैसे कि तारीख होती है। इससे पहले ही इन्होंने नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया तो इनको कुर्बानी का बकरा पहले ही बना दिया था, पहले ही कुर्बानी का बकरा बना दिया था। ये स्कैंडल बाद में आया। और बाकी जहांगीर तरीन कौन था? एक प्रोफेसर था, लेक्चर था। इतने अरबों रुपए जब कमाए तो कहाँ से कमाए थे? ये इसी तरह से कमाए थे। जब आपके ऊपर जो खर्च हो रहा था, आपके इसके प्लेन में सब भर भर के आ रहे थे, तब भी वो पैसा इसी तरह कमा के आया था कि आपको नहीं पता था। तब उसकी सब कमाई हलाल थी। और जब एक स्कैंडल आया तो आपको जान तो छुड़वानी थी। खान साहब के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? काम ले लो, कोई छोटी भी गलती करे उसको साइड पे कर लो। हमीद गुल, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हमीद गुल सबसे पहले इनके साथ था, उनको साइडलाइन किया। इनके पास जितने पुराने लीडर थे, जितने थे, आज कोई भी है, सबको साइडलाइन किया। बल्कि मैं तो आपको और पीछे ले जाता हूँ, इनकी क्रिकेट के दौर में ले जाता हूँ। इनके माजिद खान इनके कजन थे, क्रिकेट में इनको लेकर आने में उन्होंने काफी हेल्प की। लेकिन एक वक्त आया जब ये कैप्टन बने, माजिद खान को भी साइड पे कर दिया और इस तरह से इंसल्ट करके निकाला गया कि उसने 20-25 साल तक इनसे बात नहीं की। आप उसको अगर फारिग भी करना था, मान सम्मान देकर एक आधा अच्छा मैच खिला के और उसको इज्जत के साथ रोक सकते थे, नहीं। ये उस वक्त से इसी तरह करके सबके साथ अलीम खान के साथ नहीं किया इन्होंने। अलीम खान का पैसा इन्होंने यूज नहीं किया, सबके पैसे यूज किए। तो भाई उन लोगों के पैसे सब इसी तरह से आए थे, वो इसी तरह से पैसे कमाए के। जहांगीर तरीन के पास क्या था? जहांगीर तरीन जब अरबपति बना, इसके बाद आपके साथ आया ना, इसके बाद आप पे खर्च किया ना, तो वो पैसा सब इसी तरह बना हुआ था। एक मौका मिला, आपने उठा के निकाल दिया। अभी भी देखें, अभी भी अगर इनको मौका मिलता नहीं तो ये सबके साथ यही करते, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। बाजवा के, जनरल बाजवा की जितनी गालियां इन्होंने दी, बगैर जनरल बाजवा के सपोर्ट के ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? नहीं। ये रह सकते थे इतना टाइम? नहीं। लेकिन क्या हुआ? किसी भी बात पे उसके पीछे पड़ गए। हर उस आदमी से 100% ये इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं, आसान फरामोश है आप लोग। फिर मैं वकार के पास जाऊं सर। अभी
झूठ के कोई पार नहीं होते। ये माजिद खान के टाइम की जो बात कर रहे हैं, क्या माजिद खान के टाइम के ये मौजूद थे? उनके उन्होंने अपने सामने देखा था कि उनके दरमियान क्या क्या बातचीत हुई है? नहीं देखा होगा उन्होंने अपने सामने, उन्होंने अपने सामने नहीं देखा होगा कि क्या क्या इधर से सुना होगा या उधर से सुना होगा। सुनी सुनाई बातों वाला काम है। अच्छा। और ये जब खेल रहे होते हैं ना, माशाल्लाह से क्रिकेट आपने भी खेली होगी, फुटबॉल भी खेला होगा, खेल खेले होंगे, तो जहाँ खेल होता है वो तू मैं भी होती है, तकरार भी होती है, आपस में नाचा की भी होती है, आपस में मिलकर भी अच्छा, आज खेलते बड़ा हैं। सवाल करने ये लगा सब हूं जगहों पे आपसे। होते आज हैं। से बड़ा सवाल करने लगा हूं, क्या आप ये जो हल्फन जहांगीर कासिम के और अब्बू को कह सकते हैं कि वो सादिक और अमीन है? ये जो बात कर रहे हैं कि उनको पता नहीं थी कि पहले उनके पास पैसे कहाँ से आए, तो सर कहाँ से आए उससे उनको मतलब नहीं थी। आपकी बात सही है, उनको नहीं था मतलब, मैं भी कहता हूँ उनको मतलब नहीं था, मगर आगे किस तरह चलना है उससे उनको मतलब होना चाहिए था, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस बंदे के साथ जा रहे हैं वो क्या कह रहा है, जिस बंदे के साथ वो चल रहे हैं वो क्या कर रहा है। इनको नजर नहीं आ रहा था कि इमरान खान कह रहा है करप्शन नहीं करने दूंगा, और नहीं करने दे रहा था, शुरू से सबको मना कर रहा था करप्शन नहीं करनी, और उन्होंने करप्शन की और उसका खमेजा भुगता, खमेजा भी भुगता, अब और रुके, खमेजा मैं आ रहा हूं, भुगता। ठीक है। करप्शन की फेवर करने वाले कहते हैं उनको क्यों रोका गया? चले तो नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट वकार, आप बिजनेसमैन है, नौजवान, और आपने प्रोग्राम से पहले हमें बताया कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और आपके बिजनेसेस को मिसमार किया गया है। तो सर गैर कानूनी बनाएंगे आप, नाजायज़ चीज़ बनाएंगे तो इदारे तो हरकत में आएंगे ना मेरे भाई। तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि मेरे साथ बाकी भी तो सब थे उस रॉ में, वो क्यों नहीं गिरे? आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी की? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साजिद भाई, आपका सवाल थोड़ा सा जो ना दुख दे रहा है। अच्छा। कि गैर कानूनी, अच्छा। अगर गैर कानूनी चीज़ होती तो मैं आज आपके साथ थोड़ी बैठा होता, या आपने जो है ना वो नहीं, क्या पता आप मधु कर- इदारों को हिरासा करने आए हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ मुझे वो नोटिस करते हैं जी कि आपने जो है वो गैर कानूनी तामीरात करके और अपने शादी हाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, शाह फैसल टाउन के अफसरान और उनका नीचे का जो तबका है जिसमें ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, ये एक नोटिस आवेदन करके जाते हैं, चिस्पा करके जाते हैं कि जी आपका जो प्लॉट है वो एमिनिटी है या आपने रेजिडेंशियल पे बनाया हुआ है। ये क्या कहते हैं CP नंबर 9/2010 सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे के जाते हैं उसमें कि इसके तहत जो है ना आप अपना शादी हाल जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। अब 3 दिन के अंदर ख़त्म करने के बाद तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब कैसे एक इंसान जो है ना अपनी वो जमा पूंजी ख़त्म करके जो बैठ जाएगा। जब उनसे बातचीत की गई कि भाई ये शादी हाल जो है ये बाय बर्थ कमर्शियल जगह पे बना हुआ है, ये आप देखें ये सब मेरे पास प्रूफ है, बाय बर्थ कमर्शियल जगह है। बाय बर्थ कमर्शियल पे आपको नोटिस क्यों दे रहे हैं? वो तो एक ही लकड़ी से सबको हाँक देते हैं ना जी, उनका तो मसला ये कि वो तो एक ही लकड़ी से। वो लोग बदमाश हैं या वो उनको कोई कानून नहीं पता? मेरे ख्याल में तो शायद वो जेन्युइन बदमाश हैं या फिर बदतखोर हैं। अच्छा। उनको तो हर चीज पे वो चाहिए, पैसा चाहिए ना। मतलब आप आपसे पैसे लिए? नहीं, मुझसे मांगे, कितने? मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। किसने मांगे? वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे उनके, सैयद तनवीर हुसैन, अच्छा, उन्होंने मुझसे वो क्या पैसे कह रहे मांगे। थे कि आप अगर 20 लाख देंगे तो ये 20 लाख चीज आपकी कानूनी हो गई? ये कानूनी हो गई जी। ओके। इससे पहले भी साजिद भाई, इससे पहले भी सन 2018 में उन्होंने एक नोटिस किया, उस नोटिस के बाद उन्होंने एक CP का हवाला दिया उसमें। और और इससे पहले कोई आप लोगों ने इस तरह के कोई मामला किए? मैं आपको बता, आदत तो नहीं खराब की आपने किसी नहीं की? आदत ही खराब की थी। अच्छा, ये बोले। आदत खराब की थी। देखिए, 2018 में आपने पहले दिया मेरे हुआ शादी हाल को है। बने हुए मैं आ रहा हूं, मेरे पास 2015 में मैंने शादी हाल ओपन किया बायबत कमर्शियल जगह पे। 2018 में पहला नोटिस मेरे अभी पास आप क्या चाह आया। रहे हैं ये बताएं, आपके साथ क्या हो? आपका हॉल? नहीं, हम नहीं, अब हॉल तो देखें बात की बात है ना। ओके। हॉल तो बात की बात है। हॉल के बंद होने से मेरी जात पे या मेरे बच्चों पे या मेरे घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या बात है। और मैं आज अगर कोई यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तमाम हॉल वालों की आवाज़ बन के बैठा हूँ। मैं अपने लिए भी लड़ूंगा और उनके लिए भी लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ताला इनको हर उस जो ना प्लेटफॉर्म पे घसीटूंगा इनको, और इनके वो सबूत आपने व्हाट्सएप करने हैं, हम नेक्स्ट वीक उनको भी बोलने का हक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। उनका मौक़िफ़ लेंगे। शाह साहब, चूंकि आपने कराची में बड़ी सियासत की है, एक कराची की स्टोरी आपने सुन ली कि सिर्फ एक हवाला दे के फिर पैसे तकाजा करते हैं और फिर नहीं तो फिर चलो जी लपेटो इनू। देखिए ये खत्म करवाएं ना आप लोग, तो आप कराची में इत्तेहादी भी आपके हैं। देखिए बात ये है कि शाह फैसल टाउन की इन्होंने बात की है। एक डिपार्टमेंट है जो KBCA जिसको कहते हैं, वो सिंध SBC जी, सिंध सिंध बिल्डिंग बिल्डिंग। कंट्रोल अथॉरिटी है। वो हमारा सिंध गवर्नमेंट के मातहत है।
तो इनको चाहिए कि अदालत से रुजू नहीं, ये करें। वही अफसरान है, कह रहे हैं उसी नहीं, बहक में अदालत से रुजू करें, इनका इल्ज़ाम है और इनका रोज़गार है। हम बिल्कुल किसी का रोज़गार ख़त्म करने के हक में नहीं है, लेकिन इनका जो आपने जैसे कहा ना कि उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए कि आया इस पे हम क्या बात करेंगे। अगर वो नाजायज़ करते हैं तो उनको बिल्कुल लगाम देना चाहिए सिंध हुकूमत को और इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि बिल्कुल इनके होनी चाहिए। साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनके साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए कि ये बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जायज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बता रहे हैं कि 18, तो इसका मतलब ये इनका हाल पहले से मौजूद है। करीबन कितने अरसे से ये सन 2015 से बना 15 है। से अगर है तो 15 से साल हो अगर ये भी सिंध हुकूमत की हुकूमत जी। थी, आज भी सिंध हुकूमत है। तो ये अगर पहले आईनी गैर कानूनी नहीं था तो बन कैसे तो आज कैसे बन गया गैर कानूनी। तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं नासिर हुसैन शाह साहब से अपील करूंगा कि उस मसले पर बिल्कुल डायरेक्ट अपना वो करें और आपका भी हक है कि आप नासिर शाह बहुत साहब को खूबसूरत, direct आपका ये approach जवाब करें। तो आ गया। और ये जो इल्ज़ाम लगे इसका भी जवाब दें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले कि आज आप बड़े भाई हैं, आज हुक्मरान हैं, आज आप सबको गले लगाएं, ऑपोजिशन को, दीगर स्टेक होल्डर्स को। आप ये ना कहें कि जी बस हम सियासत करेंगे और बाकियों को तो हम पैर के नीचे कुचल देंगे। कुचलने वाले बहुत पहले भी इस मुल्क में आ चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। देखें, बात यह है कि मेरे ख्याल से ये कभी हमारी पार्टी का या हमारी जमात का ये सोच ही नहीं है कि आज अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं ना, तो मेरे ख्याल से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमने बैसाखी जमहूरियत की है इस मुल्क के लिए। और हमने ये कोशिश की है कि जमहूर आए और इस मुल्क को एक पॉलिटिकल लोग मिले। अगर बनी गाला पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाता है और इमरान खान साहब को मिलता है और उनको बार बार यही उस वक्त कहता है कि ये आप हमारे भाई हैं, पॉलिटिक्स हैं, आपकी पार्टी, आप सियासत करें, तो ये ऑफरें। तो मेरे ख्याल से उसके बाद जब उन्होंने उसके पीछे 6 महीने के अंदर ही कराची से एक रेला निकाला, या कम थे ज़्यादा थे, और जाके डी चौक पे बैठे, तो फिर भी मेरे भाई ने बड़े अच्छी बात की अडवाणी साहब ने कि हमारे साथ पॉलिटिकल उन लोगों ने साथ दिया हमारा जो हम उनके मुखालिफ थे, और हमारी उनकी पॉलिटिकल एक नजरियाती जंग भी है। और इस मुल्क में 2 बड़ी पार्टियों के आपस की, तो जरदारी साहब खुद बने, वो हमारे जाती उमरा आए थे, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आवाम की आपको जाती बात उमरा करता आए हूं। आवाम थे ये कह और रही है उन्होंने कि ऑफर की थी साबिक कि वज़ीर आज़म जमहूर के नवाज लिए शरीफ साहब दवाई लेने गए थे बाहर, बिल्कुल दवाई कह रहे लेने नहीं आए वो, और वो अब बैठकर देखें, दुबई में शाही वो बीमार- प्रोटोकॉल भी अगर उनको मिल वो रहे बीमार हैं। वो है। पाकिस्तान की बंदर बाट इसको कह रहे हैं। सिराजुल हक साहब ने कहा हम मुस्तरद करते हैं, ये वहां बैठ के सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आगे के लाएअमल बनाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की मुकद्दर का फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। देखिए मैं बताऊं, आप अगर मुझे अगर एक 2 मिनट दे दें, मैं चलो, आपको दिए बता 2 दूं, मिनट आप आपके बता। सवाल का जवाब दे दूं ना। आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बाहर गए हैं, तो नवाज शरीफ क्या वो खिड़की तोड़ के गए थे, नहीं, वो जंगला कह के तोड़ आए के- थे, मैं दवाई लेके आ रहा हूं वापस। वो दवाई लेने ही गया ना, तो दवाई कंप्लीट करके आ जाएगा। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाज में भी जा रहा है, दुबई चारों तरफ से घूम रहा है, आ रहे हैं आपके, सुनिए आपके राउंड ऑफ हो रहा है। आपको इतना जो लोग हैं इनको पसीने आ रहे हैं, परेशान है कि वो दुबई तक तो पहुंच गया, अब किसी वक्त भी पाकिस्तान में आ जाएगा। और इन्होंने तो कहा था कि भाई हम तो ला के दिखाएंगे, नवाज शरीफ को ला के दिखाएंगे। और देखिए मेरी बात सुनो, अगर वो आ रहा है तो परेशान है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो भी परेशान है। तो मैं ये बता रहा हूं मेरे भाई, मेरी बात सुनो, पॉइंट तो आ गया। दूसरी पॉइंट ये ले लें कि हमने हर वक्त जमहूर के साथ और पॉलिटिकल लोगों के साथ सियासत की है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अकेले कोई पार्टी से के लिए नहीं। आगे आपका बहन, आप सर ऐड करें कुछ। नवाज शरीफ साहब दुबई में बड़ी उनको प्रोटोकॉल मिला, इज्जत मिली, बहुत अच्छी बात है। एक पाकिस्तानी को अगर वहाँ की हुकूमतें इतना प्रोटोकॉल देती हैं, सिराजुल हक साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि इस बंदर बाट को मुस्तरद करते हैं? नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। वहाँ जो भी अगर जरदारी साहब गए हैं तो सीट एडजस्टमेंट करने गए हैं कि पंजाब में इतनी सीटें हमको दे दो या मुझे प्रेसिडेंट बना दो, क्योंकि इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि जब पीटीआई तो बिल्कुल अब इस 5 साल के लिए तो आप पीटीआई को भूल ना करें सर, इलेक्शन है अभी अक्टूबर में, भूल माजरत के साथ। सर सिलेक्शन है, आप ये कहें जो भी है सिलेक्शन करें, सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा भूल जाए इनको। आप ये कहें कि सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। यही वही ऐसी अगर इलेक्शन होगा तो पीटीआई आएगी ना, अगर सिलेक्शन होगा तो फिर एक अलग बात नहीं, है। इलेक्शन अच्छा कंटेस्ट करेंगे ये लोग, इनके खड़े होंगे नहीं, नुमाइंदे? 100% खड़े भी नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता 100% खड़े होंगे। ये खड़े हों कि नहीं हो, अच्छा। दोनों सूरतों में आप ये अगले 5 साल तो
पीटीआई को आप भूल जाएं। मैं बोल रहा सिर्फ हूँ केपीके में रहेंगे? नहीं, कहीं भी नहीं रहेंगे ये। पाकिस्तान से अभी फिलहाल तो 5 साल के लिए इनको आप भूल जाएं। क्योंकि अब ये जमहूरियत नहीं डिस्क्वालीफाई है। होते हैं या इनको सजा होती है वो एक अलग मैटर है, उसमें कुछ भी हो या नहीं हो। चेयरमैन लेकिन पीटीआई को आर्मी अदालतों के तहत सजा हो जाएगी? मेरा जहाँ तक अंदाजा है हो जाएगी इनको सजा भी हो जाएगी, और मुझे लगता है इनको इतना जल्दी बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उनको पता है मुझे बाहर जाने भी नहीं देंगे, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये 5 साल इनके तो है नहीं। अब रहा इनके पास जो भी आपने क्या सवाल किया था कि तो इनको चांस अभी जो इस बार जो इलेक्शन होंगे, इस बार आप ये समझे कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का आएगा। अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे आप अंदाजा लगा लें नून लीग की पोजीशन भी तकरीबन 1.25 साल हो गया इनकी हुकूमत है, और इनका जो मेन लीडर है नवाज शरीफ यहाँ नहीं आ सकता। तो इनको भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी हुकूमत का भी लेवल क्या है और इनकी भी क्या पोजीशन है यहाँ। कि आपका खुद का कायद आपकी गवर्नमेंट में नहीं आ सकता तो फिर कब आएगा? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आप नहीं आ सकते, तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इनकी भी कितनी यहाँ पर वैल्यू है और किस तरह की इनको हुकूमत तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है। और लेकिन अभी मेरा एक अंदाजा है, मैं अपनी सोच के हिसाब से कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को आज भी अभी भी मुझे लगता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल है। मुझे लगता है नवाज शरीफ नहीं है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट में वकार अकमल साहब के साथ जो हुआ, ऐसे कई वकार के साथ होता होगा जो कि हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि पैसे दोगे तो लीगल हो, नहीं दोगे तो इलीगल हो। क्या कहेंगे, आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान में ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक अंडरस्टूड है, इस पर डिबेट करना भी मेरे ख्याल में बेकार है। लेकिन इन्होंने खुद ही एक बात कही कि मैंने पहले दिए थे। हाँ ना, तो जब आपने पहले दिए तो फिर आपने वहाँ ये मैसेज दे दिया कि मैं इलीगल हूँ या मेरे में कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई खामी है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। आपने जब एक बार दिए, जब दूसरी बार नहीं दिए, तो फिर उनको आपसे खौफ नहीं था और उन्होंने आपके ये जो होल थे वो गिरा दिए। तो आपको जो फिर अगर स्टैंड लेना था तो स्टार्ट में लेना था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम स्टैंड लेने का मकसद ये हुआ कि जब आपने फर्स्ट टाइम दे दिया तो इसका मतलब आपने एडमिट कर लिया कि आप में कुछ ना कुछ खामी है, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मैसेज उनके पास पहले से पड़ा हुआ था। जब दूसरी बार जब वो मांगने आए तो आपने मना कर दिया, तो इसका मतलब उनके पास एक सोच थी पहले से कि इसमें कुछ ना कुछ तो खामी है, वरना ये हमसे फर्स्ट टाइम ही हमको पेमेंट नहीं की जाती। तो यहाँ इनसे गलती हुई है। अगर ये वाकई लीगली थे 100%, तो इनको पहली बार भी 1 रुपया भी देना नहीं चाहिए। ये इनकी मिस्टेक है। सर सलीम सचवानी साहब, जमहूरियत है, आपका मौका, क्योंकि आप पीटीआई के लोग बड़े नाराज रहते हैं कि हमें पूरा मौका नहीं दिया जाता, कई इल्जामात आप पर लग गए, और आप शायद वैसे मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान की कौम और ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि अब आगे आप इलेक्शन भी शायद ना ही लड़ें। सर ये वही लोग कह रहे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलने वाले होते हैं। अच्छा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बातों को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है, और वो उनकी ख्वाहिश एस्टेब्लिशमेंट की कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में खान साहब ना हो, बाजार नजर आती है। मगर जहाँ एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, तो वहाँ अच्छी सोच रखने वाले लोग भी हैं। क्योंकि इस तरह के फैसलों से आपको पता है, जिस पार्टी को 80% अवाम की हिमायत हासिल हो, बिल्कुल, जिस पार्टी को अवाम की 80% हिमायत हासिल हो, उसको पीछे रखने का मतलब ये है कि आप जो है वो मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। आप देख लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें आपके पेशावर के अंदर, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में जो है खान साहब ने अड्डे नहीं दिए अमेरिकनों को, यानी पाकिस्तान में अड्डे नहीं दिए। और अफगानिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप से मिलके उन्होंने अमेरिकन फौजें निकाल दी। अगर आज वहाँ पे फौजें मौजूद होती अमेरिकन, और अमेरिकन लोग मौजूद होते पाकिस्तान के अंदर में, तो वहीं से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, जिस तरह के बलोचों को बागी बनाया गया, इस तरह पख्तूनों को भी बागी बना के असला भी मिलता, डॉलर भी मिलते। आज मुल्क एक और खाना जंगी की लपेट में होता। आज खाना जंगी से मुल्क को बचाने वाले भी इमरान खान साहब हैं। ये वाले डंडे दिखाते थे, अब वो सिर्फ झंडे लगाते हैं। सर वो झंडे लगाते हैं, यही काफी है। अच्छा जी, और वो पहले भी झंडे ही लगाते थे। अच्छा, डंडे भी दिखाते थे सर। हथियारों की सियासत पीटीआई ने नहीं की है। हथियारों को इलाके से भगाया है इन्होंने, अमेरिकन हथियारों को दूर किया पाकिस्तान से। उसी वजह से हम दहशतगर्दी से बचे, इसी वजह से जो है आज पाकिस्तान में जो है अमन है।
इसकी वजूहत ये है। और दूसरा सर, ये आप कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आएगी, तो क्या इन्होंने ख्वाब देखा है या इनको सिलेक्शन मिल गया है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट लिख के दे दिया, हम दांधली करवा के जिताएंगे? किसने बताया? लिख के दिया है? आप पेरोल पर है क्या किसी के? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि इलेक्शन होने से कि पहले एक बार नवाज शरीफ को हुकूमत मिलेगी, एक बार बिलावल को मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को भी तो मिली इसी तरह से। नहीं, आप कहना यही चाह रहे हैं। आप लोगों तो को आप भी इसी खुलेआम तरह कहना सर, खुलेआम क्या- कह रहा हूं, इससे खुला क्या कहूं? तो आप कहें ना कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दो हुकूमत। आप ये कहें इलेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हुकूमत दे दो इनको। नहीं, एक सेकंड, नहीं, आपको भी इसी तरह मिली थी ना सर, अभी आपको इलेक्शन इस की तरह जरूरत मिली, नहीं है ना फिर। इस तरह नून लीग को मिलेगी। और आपने एक बात कही, PTI को अवामी मकबूलियत मौजूद थी। एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के लोग आपने जो कहा, तो मुझे बात बताएं आप, जब भी इनको कहा जाता है कि सियासी पार्टियों से बात करें, खान साहब से, तो वो क्या कहते हैं? इनकी कोई औकात ही नहीं है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ये कहते हैं, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट है ना, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट पे है, वो पीटीआई है। मुझे तो नहीं कह रहा कभी मैंने सुना नवाज शरीफ ने कहा हो कि भाई मैं, एक सेकंड आप मेरी बात सुने, कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा है, नहीं कहा, ये सियासी पार्टियों से बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो यही। अभी भी कुछ अरसे पहले भी कहा, मुझे इनसे बात नहीं करनी, इनकी कोई औकात नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, रिकॉर्ड पे है। तो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को फ्रंट पे लाने वाले आप लोग हो, आज भी ये बात कर रहे हो। एक दूसरी बात का भी जवाब मैं आपका देता रहूं कि अमेरिकन फौज को निकाल दिया हमने, उसको निकाल दिया, उनको निकाल दिया। एक सीधी और सच्ची बात जो सबको पता है, आप भी बोलने और मानने, दिमाग में बिठा दें। अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही नहीं है इनकी पॉलिसियां। इनसे डील आप कर ही नहीं सकते। एक फौजी अमेरिकन फौजी आप ना निकाल सकते हो, ना ला सकते हो। ये आपके पास कभी पावर थी नहीं, ना कभी इसी है, वजह ना से किसी के यूक्रेन पास नहीं जंग है। के ऊपर इमरान खान का डायरेक्शन अलग थी और बाजवा की डायरेक्शन अलग थी, इसी वजह से। और इसी अलग डायरेक्शन की नतीजा था कि ये गवर्नमेंट चेंज हुई, रिजीम चेंज हुआ। और वो आर्मी चीफ जो कहता हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, वो आर्मी चीफ जो कहता हमारे पास तेल नहीं है, वो आर्मी चीफ जो कहता हमारे पास लड़ने की सलाहियत नहीं हो, वो आर्मी चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल नहीं हुआ अभी तक। सर, ये पाकिस्तानी कौम के साथ में जुल्म है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ में जुल्म है। तो आर्मी चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए, या पाकिस्तानी कौम के साथ में जुल्म है? आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आर्मी चीफ गलत है, सही है, तो फिर आप उसी एस्टेब्लिशमेंट से हर वक्त बात करने की बात क्यों करते हैं? आप इस पार्टी से बात क्यों नहीं करते जब आप एक तरफ मानते हो कि सब खराबी इनकी वजह से हुई है? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या था खान साहब के साथ? कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं लगाऊंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं लगाऊंगा, चीफ जस्टिस मेरी पसंद से आएगा, मैं जो कहूंगा वही फैसला होगा। एक कोर्ट में आपकी हेयरिंग है, चले जाएं, सी नॉर्मल दुनिया जा रही है, इतने बड़े बड़े झट्टे को लेकर जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जस्टिस भी बेचारे परेशान है, गाड़ी में आके सिग्नेचर करते हैं। क्या वो ऊपर से आए थे आप? क्या आपकी गाड़ी में आके आपकी गाड़ी के अंदर सिग्नेचर कर रहे हो तो क्या था? आपने अपने आप को फिरौन समझ लिया था। आपने समझा था पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई है ही नहीं जिसकी कीमत आप चुका रहे हो। एक और चीज भी बता दो, हिटलर क्यों नाकाम हुआ? हिटलर के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। एक इलाका फतेह किया, फिर दूसरा इलाका फतेह करने चला गया, दूसरा मुल्क फतेह किया, फिर तीसरा फतेह करने गया, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, आखिर में रसिया में फंस गया। इनका भी यही था। पहले पाकिस्तान है सर, आगे पहले पाकिस्तान है, अभी एक सच्चाई पाकिस्तान है और एक ही डायरेक्शन है। ईमानदारी से इलेक्शन कराओ, ये जबरदस्ती के लोग आपकी नाकामी बता रहा हूँ। सर, हमारी नाकामी नहीं, हमारी कामयाबी थी कि हम ईवीएम मशीन लेके आए। पहले बता, हमारी कामयाबी थी कि हमने पढ़े लिखे को हक दिया, ये हमारी कामयाबियां थी जिसको उन्होंने आगे चेंज किया। 2 मिनट मुझे बोलने थे। फिर इनका भी यही हुआ, पहले सियासी पार्टियों को दबाया, सबको साइड पे कर दिया, सबको कॉर्नर, बेचारे बोल भी नहीं सकते थे, बोलते थे गायब हो जाते, सबको दबा दिया। फिर कोर्ट पे प्रेशर दिया, उनको दबा दिया। फिर फतेह करने निकले, किनको? जिनको फतेह करने नहीं निकलना था, उनको फतेह करने निकले थे। तो इनका भी हिटलर सर, ये भी इल्जाम है झूठा कि ये फतेह करने निकले थे फौज को। फौज हमारी है, उसको फतेह करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो करप्शन है, जिसके हामी जनरल बाजवा साहब थे,
वो करप्शन पीटीआई को मंजूर नहीं है, वो करप्शन जो है वो इमरान खान साहब को मंजूर नहीं है। जिसको वो इसी ये करप्ट किया एक है, जिस वाहिद भाजपा हुक्मा है, को- जिस एक भाजपा वाहिद को ये हुक्मा करप्ट है, कहते थे, और एक उनको वाहिद हुक्मा उनको है दोबारा ऑफर की थी, जो उनको कहता है कि करप्शन हमें मंजूर नहीं है, रूल ऑफ लॉ की होना चाहिए इस मुल्क के अंदर में। इसके लिए कोई पार्टी है जो रूल ऑफ लॉ पे बात करे? आए सियासतदान दावत दें इमरान खान साहब को कि हम बैठते हैं करप्शन के खात्मे के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, एक मकसद के लिए बैठे सर, तो बैठे। तो आपने सारी बारी आज कल सारी बारी ये काम नहीं होना चाहिए सर, ये काम नहीं होना चाहिए। आज तारी मारी, सारी मारी। भाजपा को दोबारा आपने क्यों ऑफर की कि मैं आपको दोबारा एक्सटेंड दे देता हूं, जब ठीक है, आपको पता है क्या गलत आगे आप तमाम गलती लोगों के- इंसानों से होती है, भाजपा को चलें। एक्सटेंशन देना है, गलती थी खान साहब ने उसको गलती थी, तस्लीम एक्सटेंशन कर लिया, और कर लिया। और सर ओके। एक बात मैं इनके मुतालिक कहूंगा, अच्छा, इनके मुतालिक, ओके। इनके मुतालिक मैं कहूंगा, जिसमें मैं इनके बात डिपार्टमेंट की मैं करता हूँ सर, पिछले 40 साल के अंदर, इनके फेवर में है बात, ये लग रहा है। पिछले 40 ऑटोमेटिक जाएगी, अच्छा। ऑटोमेटिक जाएगी। किसी को तो आप रखते हैं। पिछले 40 साल के अंदर में जितनी लीगल अप्रूवल हुए, SBC या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस वक्त नाम था, उन्होंने जितने भी अप्रूवल किए हैं, आप एक बिल्डिंग मुझे बता दें कि ये कानूनी बनी हुई है। एक बिल्डिंग आपको शहर के अंदर नहीं मिलेगी, पिछले 40 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कानूनी अप्रूव हुई, अप्रूव हो चुकी है, कंप्लीटेशन भी मौजूद होगा, मगर उसके अंदर 10 जगह के ऊपर आपको जगहें मिलेंगी जहां पे खांचे लगे होंगे, क्योंकि इन्होंने कानून ही ऐसे बनाए हुए हैं कि बिल्डर ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता, उसको मजबूर होता है सर, वो मजबूर होता है कि उनको खांचे दे। इनके रूल्स और रेगुलेशन जो है एक तरतीब होनी चाहिए। अब वही कहूंगा सर, आप कहाँ खांचे, ये आप रिश्वत का कहाँ निजाम फंसे? खत्म होना चाहिए सर। कहीं गोट फंसी होगी ना आपकी। नहीं, देखिए हमारा तो जो चार दीवारी है और ओपन टू स्काई है, तो उसका तो वो नक्शा भी नहीं है। जब नक्शा ही नहीं है तो वो अप्रूवल पे जाएगा कैसे, जब हम कोई सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप किस किस महाज पे लड़ेंगे? देखिए अभी तो हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया सबसे पहले तो, क्योंकि हमें वही इंसाफ वहीं से मिल सकता है। फिर मेरी आपके जो ना चैनल की जो ना तवज्जो से ये पहुंच गया उनके पास रिक्वेस्ट है। आपको दीगर परमिशन भी तो मिली होगी ना शादी हॉल चलाने के लिए, कुछ ना कुछ परमिशन लिए होंगे, आपने ट्रेड लाइसेंस लिया होगा। ट्रेड लाइसेंस है बिल्कुल, हम लोग टैक्स पेयर हैं, ट्रेड लाइसेंस है, गैर कानूनी तो ट्रेड लाइसेंस कैसे मिला इनको? सब कुछ है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, मेरे पास सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंट। चले फिर लेकिन हमारे- आपके चैनल के तवज्जो से मैं वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से गुजारिश करूँगा, और DG SBC तमाम उनसे अरबाब गुजारिश इख्तियार करूँगा। से आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई हमारे प्लेटफॉर्म से, और ये SBCA को भी हम इजाज़त देंगे कि वो अपने जो स्पोक पर्सन है उनको भेजें और ये बताएं कि आप लोग किस तरह और किन किन चीज़ों को डेमोलिश करते हैं, क्यों गिराते हैं, वजूहत क्या होती हैं। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आपका इदारा और आपके अफसरान ने मुझसे रिश्वत मांगी है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।